एवरीवन, वीडियो के इस सीरीज में मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी अपने क्वेश्चंस को दो तरह से रिपीट करती है। एक तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हूबहू रिपीट कर देती है, और दूसरा, यदि आप हर एक ऑप्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब करके एनालिसिस करके पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाएं तो कंसेप्ट भी बीपीएससी रिपीट करती है। इस कारण से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी क्वालिफाई करने के लिए। इस वीडियो में मैं 30 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जब कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो सर्कुलर पाथ के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। और सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल कहलाता है। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए सेंटर की ओर हमेशा सेंटर की ओर लगने वाले एक फोर्स की ज़रूरत होती है। उसी फोर्स को अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जब ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंटर के बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो वॉशिंग मशीन जब रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है तो उस पे जो मैल है, मैल भी सर्कुलेट कर रहा है उस पे, तो मैल पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो कपड़े से अलग हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पे। एक और यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है विपरीत परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका प्रिंसिपल का यूज करते हुए वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। आरओ जिसका नाम है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम लगाया गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें दो तरह का सॉल्यूशन दिया गया है। एक में प्योर वाटर है, मान लीजिए कि ये प्योर वाटर, और इधर मान लीजिए सॉल्ट मिला हुआ वाटर है, जैसे समुद्र का जल है, मान लीजिए ये सॉल्टी वाटर है। इधर इसमें सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूव करके जाएगा। प्योर वाटर जो है अपने आप, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप सॉल्टी वाटर की तरफ मूव करके जाएंगे। इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब इस मूवमेंट को यदि हमें रोकना है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की ओर नहीं जाए, इसके लिए हमें इधर से एक प्रेशर हम अप्लाई कर दें तो ये मूवमेंट रुक जाएगा। तो जिस मिनिमम प्रेशर पे ये मूवमेंट रुक जाता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जो ही प्रेशर अप्लाई कर दिया गया इधर सॉल्टी वाले, जिधर इम्प्योर वाटर है उस साइड में, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है सॉल्टी वाटर से यानी इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूव करके जाएंगे। यानी समुद्र के जल से वाटर के मॉलिक्यूल प्योर वाटर की तरफ मूव करके जाएंगे। इस तरीक़ा से वाटर प्योरीफाई होते चला जाएगा, और इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है डिस्टिलेशन प्लांट में, यानी और दूसरे तरीक़ा से हम कहें रिवर्स ऑस्मोसिस में,
यानी आरओ में इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी या किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम है। तो यहाँ से हम भी निकालें तो भी इज इक्वल टू होता है सी बाई म्यू। अब देखिए, जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो है 1.33, निर्वात का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वायु का भी 1 होता है लगभग, और कांच का कितना होता है? 1.5 होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांच का है, यानी शीशा का है। अब फार्मूला को ध्यान से देखिए, भी इज इक्वल टू सी बाई म्यू होता है, तो भी मिनिमम उसका होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। जिस भी वस्तु का, जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें लाइट का स्पीड जो है वो मिनिमम होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों में से कांच का है, यानी शीशा का है, यानी ग्लास का है। तो ग्लास में लाइट का स्पीड सबसे मिनिमम होगा। तो प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में न्यूनतम होगी। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से स्केलर क्वांटिटी को चूज करना है। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी एंड ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, या यूँ कहिए वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो। तो 3 क्राइटेरिया होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या और वेक्टर अलजेब्रा के लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो इसमें वेग का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और ये गति यानी ये स्पीड है, यानी चाल है, ये चाल है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो अब चूँकि ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए हम ही जो है अर्थ के सरफेस पे बैठे हुए हैं, तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन स्पीड कम है, इस कारण से हम फील नहीं कर पाते हैं। हमें ये लगता नहीं है कि हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं या मूव भी कर रहे हैं हम। अर्थ का रोटेशनल स्पीड काफ़ी स्लो है इस कारण से। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूमध्य रेखा पर खड़ा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक तो सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है सेंटर की ओर, और चूंकि ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो सेंटर से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? m ओमेगा स्क्वायर r होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है। तो एक्सेलरेशन यानी g डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन g डैश इज इक्वल टू नेट फोर्स मतलब mg माइनस
एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई मास, यानी कितना हो गया जी माइनस एम से एम कट गया तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। यानी अर्थ के रोटेशनल के इफेक्ट से जो ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आता है वो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए ओमेगा क्या है, अर्थ का रोटेशनल स्पीड है। रोटेशनल स्पीड जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो जी में से बड़ी क्वांटिटी घटेगी ना, तो ओवरऑल क्वांटिटी का वैल्यू कम होते चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अर्थ का रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट का वेट भी तो कम होते चला जाएगा ना। तो यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन यानी उसका वेट घट जाएगा, घटते चला जाएगा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेट उसका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो अधिकांश लोगों ने इस प्रश्न को गलत करके आया था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन डिफाइन किए होंगे। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले गैलीलियो ने गति को डिफाइन किया था। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है और 11th क्लास के एनसीईआरटी के फिजिक्स में भी दिया गया है, दोनों जगहों पे दिया गया है। मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ दिया जाए मोशन में आने के लिए, तो ये मोशन में चलते चला जाएगा, कुछ देर के बाद में रुक जाएगा। रुक क्यों जा रहा है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि फ्रिक्शन नहीं हो यानी इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगे तो इसको यदि एक बार हम मोशन में ला देंगे तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, मूव करते ही चलते चला जाएगा। और यदि मतलब ये रहा, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा। ये है गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को जस्ट कॉपी किया था न्यूटन ने। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही चीज़ कहता है। मतलब गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया वही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यही बात कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो गैलीलियो ने ही सबसे पहले मोशन को डिफाइन किया था, न्यूटन ने नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ तो बता दिए, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लग रहे बल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाते हैं बदले में वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो ये थर्ड लॉ है। न्यूटन ने एक यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया था। इसके अलावा केपलर ने क्या, केपलर के जो है 3 लॉ हैं, केपलर के 3 लॉ हैं। फर्स्ट ये लॉ कहता है कि जो प्लेनेट हैं सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। फर्स्ट लॉ। एक और लॉ है केपलर का, वो कहता है कि फर्स्ट ही लॉ में ये बात थी कि कोई भी प्लेनेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है और सन जो है इलिप्स के एक फोकस पे रहता है। देखिए ये है इलिप्स अंडे के शेप का, इसके 2 फोकस होते हैं। तो एक फोकस पे तो सन हो गया और प्लेनेट इसके अराउंड इसी इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। तो दूसरा लॉ कहता है कि सन और उस प्लेनेट को जो ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, लाइन है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। तो मान लीजिए कि 4 घंटे में ये ए से बी यहाँ तक गया,
तो 4 घंटे में सी से डी तक जब ये मूव करके जाएगा तो इक्वल एरिया कवर करके जाएगा, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया जो है ये कवर करेगा। ये लाइन कौन सा लाइन, सूर्य और उस ग्रह के को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। तो ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो ये केपलर के तीन नियम हैं ये। चौथे ऑप्शन में दिया है टॉलेमी। टॉलेमी का व्यक्तित्व एक विवादित व्यक्तित्व रहा। एक तो ये एस्ट्रोलॉजर भी थे, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो जियोसेंट्रिक मॉडल था फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। कोपरनिकस ने क्या कहा था, कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया था और गैलीलियो ने भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया था। इन दोनों ने कहा था कि सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन्होंने, टॉलेमी ने फिर जियोसेंट्रिक मॉडल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मतलब पृथ्वी जो है एक जगह स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इनका व्यक्तित्व विवादित रहा था। ये इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अपेक्षिकता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको प्रेजेंट किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। पहले टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन में ही मैं बता चुका हूँ कि न्यूटन का मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है, यानी न्यूटन का जो फिजिक्स है वो 2 जगहों पे आकर के फेल हो जाता है। 2 जगहों पे। कहाँ पे, जब पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो, साइज बहुत ही स्मॉलर हो, वहाँ पे साइज बहुत ही स्मॉलर हो, जैसे सब एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के लेवल पे या उससे स्मॉलर पार्टिकल्स के लेवल पे न्यूटन का फिजिक्स आकर के फेल हो जाता है। और उस तरह के पार्टिकल का स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट का योगदान रहा है। इनमें से श्रोडिंजर्स हो गए, मैक्स प्लांक हो गए, मैक्स प्लांक, श्रोडिंजर्स। और दूसरी जगह कहाँ पे आकर के फेल हो जाता है, जब किसी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपरेबल हो जाता है। लाइट के स्पीड के कंपरेबल मतलब लाइट के स्पीड से मूव करे या उससे थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करे, तो वहाँ पर आकर के न्यूटन का मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाता है। तो उस तरह के सिचुएशन को स्टडी करने के लिए जब पार्टिकल का स्पीड लाइट के कंपरेबल हो जाए, लाइट के स्पीड के कंपरेबल हो जाए, तो उसको स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। तो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और या फिर अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेजेंट किया था। आइजैक न्यूटन ने अपना जो लॉ दिया था, एक तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ है, दूसरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, हीट के क्षेत्र में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। बहुत सारा योगदान रहा है न्यूटन का। स्टीफन हॉकिंस एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रहे हैं। उन्होंने जो बुक लिखा है उसमें से फेमस रहा है ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक को उन्होंने 1988 में लिखा था। और दूसरा जो फेमस बुक है उनका वो है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। 2002 में उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रहे। मैरी क्यूरी, देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकवेरेल ने किया था। तो जब बैकवेरेल को नोबेल प्राइज़ मिला तो उसके बाद में मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने दोनों को और उत्सुकता जगी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और स्टडी करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, रेडियम एंड पोलोनियम नामक 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया था इन्होंने। अब मैरी क्यूरी जो है ऐसी साइंटिस्ट रही हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये रहा है उनका योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसके दोनों एंड के टेम्परेचर को अलग अलग रखा जाए। यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कि T1 रख दिया जाए और यहाँ का टेम्परेचर T2 रख दिया जाए, अलग अलग टेम्परेचर रखा जाए, तो इन दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है
विभवांतर क्रिएट हो जाता है और इसी इफेक्ट को कहा जाता है क्या, थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है इसको। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। जूल इफेक्ट क्या है, जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें रेसिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है, और जो हीट जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, उसके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये है जूल इफेक्ट, जूल प्रभाव। सीबेक इफेक्ट क्या है, सीबेक इफेक्ट क्या है, जैसे एक साथ दो वायर आप ले लीजिए, दो वायर ले लीजिए, एक वायर मान लीजिए हम ये कॉपर का ले रहे हैं और एक आयरन का ले रहे हैं। यहाँ पे दो वायर हमने ले लिया, ऊपर का कॉपर लिया और नीचे आयरन का लिया, और इन दोनों को दोनों के जॉइंट पे अलग अलग जब हम टेम्परेचर रखते हैं, अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसको कहा जाता है सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो सीबेक इफेक्ट है इसी के उल्टा को पेल्टियर इफेक्ट कहा जाता है। मतलब ये रहा कि दो वायर है और इसके टेम्परेचर, इसमें करंट जब फ्लो करवाया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इन दोनों इंड का टेम्परेचर जो है अलग अलग होगा। सीबेक इफेक्ट के जस्ट उल्टे को कहा जाता है पेल्टियर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए किताब का अक्षर छोटा नज़र आ रहा है, उसको बड़ा करके देखना हो, या हम अपना भविष्य दिखाने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं तो हमारे हाथों की रेखाओं को देखने के लिए वो जिस लेंस का यूज किया जाता है वो आवर्धक कांच होता है। ये बनता किससे है आवर्धक कांच, तो इसके लिए हमें इमेज बना करके देखना पड़ेगा कि कौन सा उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा जो किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। तो यहाँ पे एक पहले उत्तल लेंस ले लीजिए। उत्तल लेंस में जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इसका सीधा इमेज बन जाता है, सीधा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन जाता है। इस कारण से ये बड़ा करके दिखाता है, इस कारण से उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। बाई कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है आवर्धक कांच के रूप में। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। यही अवतल लेंस लेते तो ये इरेक्ट और मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाता लेकिन छोटा बनाता, बड़ा करके नहीं दिखाता। इस कारण से हम अवतल लेंस का यूज नहीं करते हैं। दर्पण का तो यूज करेंगे नहीं, समतल अवतल दर्पण का भी यूज नहीं करेंगे, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अनुचुंबकीय का क्या मतलब हुआ, पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक इनमें से कौन से होते हैं, तो देखिए मरकरी जो है वो डायामैग्नेटिक है, निकेल जो है कभी कभी डायामैग्नेटिक होता है कभी कभी पारामैग्नेटिक होता है। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे NiCl4 हम ले लें, NiCl4 का 2- ले लें तो इसमें निकेल जो है पारामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। उसी तरीक़ा से NiCO4 हम ले लें तो इसमें निकेल जो है डायामैग्नेटिज्म को शो करता है, डायामैग्नेटिज्म, तो हम इसको डायामैग्नेटिक मान सकते हैं। और जो पारा है यानी मरकरी जो है ये डायामैग्नेटिक होता है, आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, लेकिन प्लेटिनम जो है ये पारामैग्नेटिक होता है यानी अनुचुंबकीय होता है। प्लेटिनम डायामैग्नेटिक होता है। कौन से सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होते हैं, कौन से पारामैग्नेटिक होते हैं, कौन से फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इसको समझने के लिए इसका यदि किसी भी इसमें से किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप ड्रॉ करें तो जिसमें लोन पेयर्स होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट होंगे वो पारामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा यानी पारामैग्नेटिक होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यानी सभी पेयर्ड रहेंगे वो डायामैग्नेटिज्म को शो करेगा। तो प्लेटिनम हो गया, जैसा ऑक्सीजन हो गया, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई वो पारामैग्नेटिज्म को शो करता है। और डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें किसी
डायामैग्नेटिक मटेरियल पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करता है, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और पैरामैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्ट करता है। स्मॉलर अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पैरामैग्नेटिक के बीच में। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जल में जब चीनी मिला दीजिए या सॉल्ट मिला दीजिए तो इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा और हिमांक का वैल्यू घट जाता है। ये सही है। अब मान लीजिए कि एक कंटेनर में वाटर है, इसमें वाटर रखा गया है और एक कंटेनर में मिथाइल अल्कोहल रखा गया है। तो ये वाटर रखा गया है तो यहाँ पे इसका कोई वेपर प्रेशर होगा, एक अपना वेपर प्रेशर होगा, और मिथाइल अल्कोहल रखा गया है तो इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, यानी इसका अपना प्रेशर होगा। अब इन दोनों को मिक्स कर दीजिए एक में, तो जो वाटर का वेपर प्रेशर था मिक्स करने पे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जो अपना इसका प्रेशर था मिथाइल अल्कोहल का जब वाटर में मिक्स कर देंगे तो इससे इसका प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स कर देने से, इस कारण से इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो दो भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया जाए, नाइट्रोजन ले लिया जाए और ऑक्सीजन ले लिया जाए। टेम्परेचर को समान कर दें, प्रेशर को इक्वल कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, प्रेशर कांस्टेंट कर दें। तो मान लीजिए 1 मिलीलीटर इसका हम ले लें, 1 मिलीलीटर, तीनों का 1 मिलीलीटर हम ले लें, तो जितने 1 मिलीलीटर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात किसने कहा था? ये है ग्राहम का, सॉरी एवोगैड्रो का लॉ है, ये एवोगैड्रोज लॉ है ये। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये कॉरियोलिस प्रभाव क्या है? कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है, और ये इफेक्ट कॉरियोलिस इफेक्ट कहलाता है। आता कैसे है? रोटेशन की वजह से आता है। दूसरी बात यह है ग्राहम नियम क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। देखिए गैसों की टेंडेंसी होती है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करके चले जाना, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन के बारे में ग्राहम ने कहा था कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। इसका मतलब है जो हेवी गैसेस होगी उनके डिफ्यूजन का रेट कम होगा, जो हल्की गैसेस होगी उनके डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। तो ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का लॉ कहता है कि किसी कंटेनर की किसी एक पॉइंट पर, कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो किसी एक पॉइंट पे यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो हर एक पॉइंट पे ऑटोमेटिकली अपने आप प्रेशर उसी अमाउंट में इंक्रीज कर जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है, सेम लेवल पे जैसे इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वहीं इस पॉइंट पे प्रेशर होगा, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पास्कल लॉ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने थ्रू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन का जितना मास होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रॉन का मास होता है, लगभग दोनों का मास सेम होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहा जाता है? उसको स्मेल्टिंग कहा जाता है, यानी प्रगलन कहा जाता है। प्रगलन में होता क्या है कि ओर को
ओर में किसी अदर रिड्यूसिंग एजेंट को मिला करके फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उसको स्मेल्ट करवाया जाता है। भर्जन क्या होता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको भर्जन यानी रोस्टिंग कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, भर्जन यानी रोस्टिंग। कैल्सीकरण यानी कैल्सिनेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ओर को गर्म किया जाता है, इसको कहा जाता है कैल्सीकरण यानी कैल्सिनेशन। झाग प्लवन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है? देखिए, दो तरह के एजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिया से आया, फोबिक का मतलब नफरत करने वाला। मतलब ये रहा कि हाइड्रोफोबिक का मतलब कि वाटर से प्रतिकर्षित होने वाला, वाटर से दूर रहने वाला। तो यदि दो तरह के मटेरियल, एक हाइड्रोफिलिक हो और एक हाइड्रोफोबिक हो, उन दोनों को अलग करना हो तो उसके चूर्ण बना करके, पाउडर बना करके उसके झाग उत्पन्न कर लेंगे, झाग उत्पन्न कर लेंगे। जो हाइड्रोफिलिक होगा वाटर के साथ रह जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो होगा वाटर से दूर चला जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है? ओर का पाउडर बना लिया जाता है और उसमें कोई ऑयली चीज़ को मिला करके उसका झाग बनाया जाता है, और झाग बनाने से जो है ओर और जो गैंग होते हैं, अशुद्धियाँ होती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये है झाग प्लवन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल में कॉपर एंड जिंक पाया जाता है, जस्ता एंड तांबा पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। लोहा और जस्ता नहीं। कांसा में क्या पाया जाता है? तांबा और टीन पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और निकेल पाया जाता है। गन मेटल में क्या पाया जाता है? तांबा, जस्ता और टीन पाया जाता है। सोल्डर में क्या पाया जाता है? टीन और सीसा पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है, यानी क्विकलाइम किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। जब इसी में वाटर मिला दिया जाता है तो इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वाटर मिलाने से तो इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। तो क्विकलाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी अनबुझा हुआ चूना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? बुझा हुआ चूना हो गया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये जंग लगना क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? तो देखिए, आयरन यानी Fe, Fe के यानी आयरन के यानी मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर आयरन के ऑक्साइड यानी Fe2O3, Fe2O3 का एक लेयर बन जाना रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। Fe2O3 का यानी आयरन के ऑक्साइड का एक लेयर बन जाना रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। और ये लेयर बनता कैसे है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन जो है Fe2O3 बनाता है, और इसी का लेयर जब बन जाता है यहाँ पे आयरन के ऊपर तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो जब ये बनता है तो इसका वजन बढ़ते चला जाता है। बीपीएससी का आंसर ये है कि लंबे समय तक बढ़ते चला जाता है, तो इसका वजन बढ़ते चला जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ऐसे ये प्रश्न बहुत ही विवादित रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे बीपीएससी का मानना है कि यह लंबे समय तक बढ़ते चला जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि पहले बढ़ता है देन फिर घटने लगता है। तो या तो आप ए आंसर मानिए बीपीएससी के अनुसार या फिर सी मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो व्हाइट मेटल यानी श्वेत धातु जो है कोई एक धातु नहीं है। बीपीएससी ने पहले प्लेटिनम माना था, उसके बाद में जो रिवाइज्ड आंसर किया या उसमें ई आंसर माना गया। तो श्वेत धातु यानी वाइट मेटल जो है कोई एक मेटल नहीं है, ये बहुत सारे मेटल्स का एलवाइज होता है, सीरीज ऑफ मेटल एलवाइज है ये। तो एंटीमनी का भी एलवाइज होता है, टीन का भी एलवाइज, लेड का, कैडमियम का, बिस्मथ का, जिंक का, इन सभी का एलवाइज जो है श्वेत धातु होता है। तो इसमें से ई ऑप्शन सही होगा, बीपीएससी ने जैसा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु का मतलब क्या? नोबल मेटल्स।
तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये कम रिएक्टिव होती है, इनका कोरोजन कम होता है। राइट ऑफ ये इसमें से ये स्टेटमेंट सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। नहीं, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, नोबल मेटल के उदाहरण नहीं है। कौन कौन से हैं नोबल मेटल के उदाहरण? गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो है नोबल मेटल के उदाहरण है। तो 2 तो गलत हो गया, सिर्फ एक सही है, केवल एक सही, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में 55 to 70% मीथेन पाया जाता है। तो मेन जो घटक है इसका मीथेन है, राइट ऑप्शन ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, ये हो गया 55 से 70% पाया जाता है मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है कितना? 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग के लिए स्ट्रोंशियम रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रोंशियम की वजह से लाल रंग दिखाई देता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और भी बहुत सारे कलर्स के उत्पन्न करने के लिए अलग अलग केमिकल एलिमेंट का यूज किया जाता है, जैसे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट रेड कलर के लिए, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज कलर के लिए, सोडियम नाइट्रेट येलो कलर के लिए, बेरियम क्लोराइड जो है ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर फायरवर्क्स के लिए, कॉपर क्लोराइड ब्लू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे पौधे जो लवण युक्त जल में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हिंदी में लवण मृदोभिद कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है हेलोफाइट्स। लवण मृदोभिद यानी हेलोफाइट्स, राइट ऑप्शन डी होगा। जेरोफाइट क्या कहलाता है? जेरोफाइट ड्राई हैबिटेट में उगने वाले जो पौधे हैं वो जेरोफाइट कहलाते हैं, यानी मरुदोभिद। जेरोफाइट किस तरह के पौधे को? जो ड्राई हैबिटेट में मतलब सूखे हुए जगहों पे उगते हैं उसको मरुदोभिद कहा जाता है। और मेजोफाइट्स क्या होता है? मेजोफाइट्स न तो ड्राई और न ही वेट, न तो नमी युक्त और न ही सूखे क्षेत्रों हो वैसे जगहों पे उगा, मतलब कम नमी युक्त कम ड्राई वाले क्षेत्रों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको समोदिध कहा जाता है। हिंदी वर्ड थोड़ा सा कठिन है, इसको मेजोफाइट्स कहा जाता है। अब ग्लाइकोफाइट्स क्या होता है? जहाँ पे सोडियम साल्ट कम होता है, सोडियम साल्ट कम होता है वहाँ उगने वाले पौधे को कहा जाता है ग्लाइकोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो इनमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ये अपने भोजन के लिए दूसरे वनस्पतियों, जंतुओं तथा मृत शरीर पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है, ये क्रिया है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। पौधों में परागकण यानी पोलन ग्रेन्स का नर भाग यानी परागकोश से मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से मुख्यतः प्राप्त करते हैं। पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, परंतु पौधे मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि शामिल है। अधिकांश पोषक तत्व जड़ों के सिरों के पास के बालों के माध्यम से अवशोषित होते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी कहलाते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधों यानी वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली यानी नग्न अवस्था में होते हैं। अनावृत बीजी पौधों का सबसे बड़ा उदाहरण कोणधारी है, जिनकी श्रेणी में पाइन यानी चीड़, तालिसपत्र,
स्प्रूस, फर और देवदार आदि शामिल हैं इनमें। और एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे किस तरह के पौधे को कहा जाता है? आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे हैं जो फलों या परिपक्व अंडाशय में बीज देते हैं। आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, नारंगी आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो एस्कर्बी यानी एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग होता है। थायमीन की कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से नहीं होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, तो ये सही नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस का टीका BCG होता है, ATS नहीं होता है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। टिटनेस का टीका BCG नहीं होता, BCG तो ट्यूबरकुलोसिस का टीका है। टिटनेस का टीका जो होता है वो TD या DPT का टीका जो है और डिप्थेरिया से बचाव के लिए दिया जाता है, TD या DPT, तो ये भी गलत है। मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन, ये सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है इसमें से? तो मेढक नहीं है, सर्प भी नहीं है, मोर भी नहीं है, केंचुआ है। केंचुआ, राइट ऑप्शन बी होगा। केंचुए में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है। केंचुआ एक अकशेरुकीय है जो जीनस फेरेटिमा से संबंधित है। उनके पास एक बंद प्रकार की रक्तवाहिका प्रणाली होती है जिसमें रक्तवाहिकाएं, केशिकाएं और एक हृदय शामिल होता है। उनमें RBC की कमी होती है और रक्त ग्रंथियां नामक विशिष्ट ग्रंथियां होती है जो रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, जो प्लाज्मा में घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? ना तो फैट होते हैं, ना क्षार होते हैं, ना अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे ताल हो गया, ताल एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है? ट्रिप्सिन किस चीज़ का, प्रोटीन का पाचन करता है? और एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किस चीज़ का पाचन करता है? फैट का पाचन करता है, ताल नाम का एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने शुरुआत किया था। 1798 में चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। समसामयिकी से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो वो जापान के एक्स-PM थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी का उल्लेख किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर पारित प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अलावा कुछ गैर आधिकारिक भाषाओं जैसे पुर्तगाली, हिंदी, किस्वाहिली, फारसी, बांग्ला और उर्दू में महासचिव के कुछ हालिया महत्वपूर्ण संदेशों को भेजने के प्रयासों की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 फरवरी को महासभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले के विरोध में चर्चा और वोटिंग करना था। इस बैठक की अध्यक्षता महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा के तहत, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे थे जिन्हें वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य
सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य को चीनी के रूप में दावा करके चीन चाहता था कि इस अभयारण्य के लिए सभी धन थिम्फू के बजाय बीजिंग को आवंटित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था? तो बीपीएससी ने पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में ही पहले होने वाला था, बाद में बदल करके नई दिल्ली कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं? नहीं, बल प्रयोग दूसरे पे भी कर सकते हैं, शांति स्थापित करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए नहीं, ये गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। इजराइल और UAE के बीच 2020 में अब्राहम समझौते के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। अब्राहम समझौते के बाद इजराइल ने पहली बार किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA साइन किया है। यह समझौता व्यापार किए गए सभी उत्पादों के 96% पर सीमा शुल्क को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? रसिया ने किया है। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए रूस ने आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, रसिया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं, राइट ऑप्शन ए है। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने के विराट कोहली के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। हर घर दस्तक अभियान 2.0, राइट ऑप्शन ए होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 देश भर में शुरू किया गया। यह अभियान 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक चलाया गया। इसमें डोर टू डोर जाकर टीकाकरण सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे हैं, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने शुरू किया था, राइट ऑप्शन डी है। केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में चलाया गया एक अभियान था। सरकार ने लोगों से अपील की थी कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, राइट ऑप्शन ए होगा। उत्तराखंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल बाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं, ये सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं हैं, ये गलत है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं वो एल गणेशन हैं,
तो ये गलत है। और गुजरात के राज्यपाल फागू चौहान है, नहीं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। तो इसमें से 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में युवा 2022 यानी यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक बिहार, यूपी, झारखंड में युवा आबादी सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु और केरल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में युवाओं की आबादी सबसे कम रह सकती है। 2036 में भारत की युवा आबादी 22.7% आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल बलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये तीनों निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय महिला शूटिंग टीम इलावेनिल बलवारिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की टिगड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में बाकू में खेले गए टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को सौंपा गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। जुलाई 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे देने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, राइट ऑप्शन ए होगा। ये भी प्रश्न विवादित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपन्यास टम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? गीतांजलि श्री हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा, दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के ऋतिका आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिका आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इवेंट में भी पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश किया और वित्त मंत्री ने ये 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के समरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई। उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, ये इसके अलावा निवेश का वित्त पोषण करना, ये 4 प्राथमिकताओं का जिक्र किया उन्होंने। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा निवेश का वित्त पोषण करना, ये चौथा था, विनिवेश नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? 11.7%, राइट ऑप्शन बी होगा। 2021-22 में 11% का उच्चतम कर GDP अनुपात है, जिसमें प्रत्यक्ष कर से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 6.1% और अप्रत्यक्ष कर से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 5.6% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो विश्व निर्यात में भारत के व्यापारिक निर्यात का हिस्सा 1990 के 0.5% से बढ़कर 2018 में 1.7% हो गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 109.5। राइट ऑप्शन ए होगा। 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का 122.27 का कुल उत्पादन रिकॉर्ड। वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। तो फ्रेंड्स, ये रहा 30 सितंबर 2022 को आयोजित बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।